सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 3। सो दिस क्लास विल बी द लास्ट सेशन ऑफ CINSI। तो शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग और कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे एंड ये सब तो चलो हमने लास्ट क्लास में किया नहीं है, तो ये सब बहुत सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन है, तो ये सब तो देखेंगे ही इस तरीके के क्वेश्चंस। साथ में लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड, क्वार्टरली, एनुअली, इस तरीके से उसका कुछ कुछ अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे आराम से। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एट अ सर्टेन रेट ऑफ पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 20 years। ठीक है, अभी इसको देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ना फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। फॉर्मूला लगा के एज इन कि सिंपल इंटरेस्ट है ना, सॉरी अमाउंट है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100 ऐसा लिख के फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, अमाउंट ट्रिपल हो रहा है, यानी अगर प्रिंसिपल 1 रुपए होगा तो अमाउंट कितना होगा, 3 रुपए होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 रुपए होगा। तो उस हिसाब से कर सकते हो, बट इतना कुछ जरूरत नहीं है। आप सिंपल सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो। क्या बोला है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ, यानी मैंने जो पैसा रखा वो कितना गुना हो गया भाई, 3 गुना हो गया। মানে আমি যদি ব্যাংকে গিয়ে 1 টাকা রাখছি, আমি 20 বছর পরে ব্যাংকে গেছি, তো ব্যাংকে আমারে কত টাকা দিল, 3 টাকা। सही है, तो बात वैसा ही है कि अगर मैं 1 रुपए रखता हूं तो मुझे 3 रुपए मिलेगा 20 साल बाद। तो मुझे इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, कोई बता पाएगा कितना रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 रुपए। ठीक है, क्योंकि ये जो 1 है ये क्या है और ये 3 क्या है, अमाउंट। समझ में आ गया, ये सबको पता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट किस तरीके का है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब देखो, ये जो 2 रुपए मिल रहा है ये कितने साल में मिल रहा है, 20 साल में मिल रहा है। तो आप देख लो कि क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट पूछा है। रेट हमेशा किस में होता है भाई, परसेंटेज में होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेट को किस में हम लोग लिखते हैं, पर एनम लिखते हैं। तो पर एनम के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो ऐसा करके लिख दो। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है इस दुनिया का कोई भी आपको परसेंटेज निकालना है, हमेशा ऐसा एक स्ट्रक्चर बना देना, देन आपको सोचना है कि बेस में क्या होगा। तो इस पूरे चैप्टर का बेस क्या है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल कितना है देखो। अब रेट किस चीज का रेट निकाल रहे हो आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट बैठाओ यहाँ पे, इंटरेस्ट कितना है, तो कितना आ रहा है आंसर, 200% आ रहा है, इतना 200% आ रहा है। बट एक चीज देखो, साथ में पर एनम भी तो लिखा हुआ है ना, पर एनम लिखा हुआ है, यानी ये जो 200% आ रहा है, ये जो आपने इंटरेस्ट लिया है ये ओवरऑल कितने सालों का लिया है, 20 साल का लिया है। बट आपको पर एनम बताना है, हर एक साल का बताना है, यानी मुझे यहाँ पे इस पूरे चीज को एक 20 से डिवाइड करना चाहिए था। इस पूरे, इसका जो भी आंसर आएगा इसको किससे डिवाइड करना है, 20 से। तो इस चीज को आप 20 से डिवाइड करो। ठीक है, या फिर यही पे लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, 10% पर एनम इसका आंसर आएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, बहुत सिंपल है। आप 1 रुपए ले लो, बोला है कि ट्रिपल होगा तो उसको 3 गुना कर दो, तो प्रिंसिपल है, अमाउंट 3 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 2 रुपए आएगा। राइट, हो गया। अब 2 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट है आउट ऑफ 1, क्योंकि मैंने 1 रुपए लगाया, ये 1 रुपए लगाया तभी मुझे ये 2 रुपए मिल रहे हैं, नहीं तो नहीं मिलता मुझे ये 2 रुपए। तो 1 টাকা लगानी थे, 2 টাকা इंटरेस्ट पैसे। ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे इसको, 1 रुपए लगाया तो 2 रुपए इंटरेस्ट मिला, इंटू 100, तो ओवरऑल रेट कितना निकल रहा है,
200%, बट ईयर ऑन ईयर कितना होगा? अगर मैं 20 से भाग करूं तो 10% पर एनम, राइट? चलो नेक्स्ट, सिमिलर क्वेश्चन है बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं? A sum of money doubles itself in 4 years at a certain rate of per annum compound interest. In what time? In what time will it amount to 8 times of itself? ठीक है? पता है? In what time will it amount to 8 times of itself at the same rate of interest? तो अगेन मैं कोई 1 रुपए ले लेता हूं, ठीक है? तो वो मेरा प्रिंसिपल हो गया। A sum of money doubles itself in 4 years, तो ये कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा अमाउंट, ठीक है? तो डबल हो गया, कितने साल में हुआ ये? 4 साल में हुआ। अब एक चीज समझो, यहां पे बोल रहा है कि 8 गुना होना है, इस पैसे को 8 गुना होना है, ठीक है? यानी अमाउंट कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ना ये बीच का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ऐसा कुछ फायदा है नहीं। बीच का इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, तो मतलब सॉरी ऐसा ही लिख दिया मैंने, ये 1 आएगा। ये सब कैलकुलेट करके फायदा है नहीं, क्योंकि ये तो पूरे 4 साल का है एंड यू कैन नॉट रेप्लीकेट इट ऑल्सो कि 4 साल में इतना है तो फिर से 4 साल में 1 रुपए ही होगा, ऐसा तो नहीं है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ना कि अगर 4 साल में 1 है तो और 4 साल में फिर से 1 रुपए होगा। तो अगर मान लो कि 4 साल में 40 है तो 1 साल में 10, ये सब नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है? तो बट हाँ, जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो फिक्स रहेगा कि 4 साल में कितना हो गया? डबल हो गया, फिर से 4 साल में क्या होगा? डबल हो जाएगा। वो पैसा सेम नहीं रहेगा बट डबल हो जाएगा, ठीक है? क्या हुआ? नहीं 12 आएगा ना, फिर 4 साल में डबल हो गया तो इसका डबल 4, ये कितने साल में हुआ? 4 साल में हुआ। फिर और 4 साल में डबल होगा तो 4 का डबल 8। तो अब देखो कि ओवरऑल मेरा पैसा 8 गुना हो रहा है कि नहीं? 8 गुना। मैंने 1 रुपए रखा था और मुझे कितना मिल रहा है? 8 रुपए मिल रहा है। कितने सालों में मिल रहा है? 12 साल में मिल रहा है, ठीक है? SI में 1 का 4 तो 7 का 28 साल होगा, 28 होगा। चलो इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट में भी देख लेते हैं। अब बात उठाई है तो प्रिंसिपल है और अमाउंट है, ठीक है? तो मेरा पैसा डबल हो गया, ठीक है? डबल कितने साल में हुआ? 4 साल में हुआ। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला? 1 ही मिला होगा ना, क्योंकि 1 रुपए मैंने रखा, 1 रुपए बैंक ने एक्स्ट्रा करके दिया और मुझे 2 रुपए मिला, राइट? ओके। अब बोला है कि अगर मेरा पैसा 8 गुना होता तो कितना साल लगता? तो पहले तो ये बताओ कि 8 गुना होने के लिए इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए मुझे? 7 रुपए। 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलने के लिए कितना साल वेट करना पड़ता है?
देखो इसके लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसका कोई मतलब आप लोग कभी भी ऐसा मत समझो कि डबल होने के लिए 4 साल, ठीक है, डबल होने के लिए 4 साल तो 8 टाइम्स होने के लिए 16 साल। ये गलत कंसेप्ट है, क्योंकि इस डबल में मेरा कंट्रीब्यूशन भी है और मैं खुद के कंट्रीब्यूशन को ईयर ऑन ईयर काउंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स है ना, ये तो हर साल रहेगा ही। तो इस क्योंकि ये वाला वैल्यू के अंदर सिंपल इंटरेस्ट भी है और मेरा खुद का वाला पैसा भी है, तो इसीलिए डायरेक्ट इससे कैलकुलेट अगर मैं करूं कि डबल होने में 4 साल लगता है, तो जैसे 2 का वैल्यू 4 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा 2, 1 का वैल्यू 2 है तो 8 का वैल्यू क्या होगा 16। तो ये अगर मैं आंसर दूं तो गलत है, क्योंकि इसमें ये वाला चीज भी इंक्लूडेड है, ठीक है, और ये वाला चीज इंक्लूड करना गलत है क्योंकि ये तो मेरा खुद का ही है और ये तो फिक्स है फिर। तो इसलिए सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सोचो जो थर्ड पार्टी दे रहा है, जो मुझे बैंक या कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। तो 1 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट के लिए 4 साल पैसा रखना पड़ेगा, तो 7 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितना साल पैसा रखना पड़ेगा 28 साल। 1 का वैल्यू 4 है तो 7 का वैल्यू कितना होगा 28 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आया तब इसको ऐसा करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा विद द हेल्प ऑफ दिस होता है आंसर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये पूरा मतलब एक ऑर्डर में इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर या ऑर्डर में डिक्रीज इंक्रीज नहीं होता है, आई मीन लीनियरली नहीं होता है, इसलिए उसमें रेशियो मिला मिला के करना पड़ता है, इतना टाइम्स हो गया, इतना टाइम्स हो गया, इतना गुना हो गया, ठीक है, वैसा ये कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a certain sum at a certain rate of per annum compound interest amounts to this in 2 years and this in 3 years. What is the rate of interest? ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि कोई एक पैसा मैंने रखा, ये पैसा कितना हो गया 25,000 हो गया, कितने साल बाद 2 साल बाद। तो मुझे हिसाब से इसको ऐसा लिखना चाहिए था, समझ में आ रहा है कि 1 साल बाद कुछ हुआ, कुछ ना कुछ तो होगा ही, फिर और 1 साल बाद 25,000 हुआ, फिर और 1 साल बाद, क्योंकि टोटल 3 साल का है ना, यहां से फिर ये 1 ईयर ही होगा, क्योंकि बोला 2 साल में क्या बन जाता है मेरा पैसा। मैं अगर 2 साल बाद बैंक में जाके चेक किया तो बोला, उन्होंने बोला कि आपका पैसा 25,000 हो चुका है, उठाना है तो उठाइए, विड्रॉ करना है तो कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। फिर मैंने पूछा भाई 3 साल बाद अगर मैं उठाऊं, मैं अगर नेक्स्ट ईयर आऊं तो तब कितना मिलेगा, उन्होंने बोला कि 31,250 मिलेगा अभी के रेट के हिसाब से, बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया तो वो अलग बात है, ठीक है। तो यानी या तो इससे आप ऐसा ले सकते हो 3 साल, इससे आप 3 साल ले सकते हो, या फिर यहां से 1 साल ले लो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आप लोग ऑलरेडी मैंने पढ़ा लिया है ये चीज, आफ्टर 2 इयर्स इस अमाउंट को आप क्या बोलोगे? अगर मैं ये पूरा 2 साल का एक टाइम स्पेन देखूं, इस पूरे 2 इयर्स के लिए ये वाला अमाउंट क्या है प्रिंसिपल, ये वाला अमाउंट क्या है अमाउंट है, ठीक है। मतलब मैं बार बार तो अमाउंट बोल रहा हूं, मुझे पैसा बोलना चाहिए कि ये वाला पैसा, इसका नाम क्या है प्रिंसिपल, और इस पैसे का नाम क्या है अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। बट आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में पता है दिस वैल्यू, ठीक है, ये जो पैसा है 25,000, ये वैल्यू नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। यानी जो थर्ड ऑनगोइंग ईयर है, 2 साल खत्म हो गया, ये पुराना है, जो थर्ड रनिंग ईयर है, थर्ड रनिंग ईयर के लिए ये 25,000 क्या कहलाएगा प्रिंसिपल, और ये 31,250 क्या कहलाएगा अमाउंट। समझ में आ गया? तो यानी अगर मैं रेशियो निकालूं यहां पे,
तो एक तरीके से मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकता हूं, ठीक है। और क्योंकि 1 ईयर भी है तो मुझे डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब, ठीक है। चलो कैंसिल करो, 25 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा भाई, 1000। 25 से कैंसिल करोगे तो आएगा 125, साथ में 0। फिर 25 से कैंसिल करो, अच्छा 0 0 तो काट ही सकते हैं ना। 25 से कैंसिल करो 4, 25 से कैंसिल करो 5। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आया, और ये कितने साल के लिए आया, 1 साल के लिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कितने साल का आया रेशियो, ठीक है। अगर 1 साल का है उससे डायरेक्टली हम लोग रेट निकाल सकते हैं। क्यों बताओ, क्योंकि पहला जो 1 साल होता है उस 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। समझ में आया ना, ये मैंने बताया था पहले। तो क्योंकि पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो पहले साल से, यानी अगर 1 ईयर का आपके पास डेटा हो, 1 ईयर का डेटा इज वेरी क्रूशियल, तो 1 ईयर के डेटा से आप आराम से रेट निकाल सकते हो। कैसे रेट निकालोगे, देख लो इनिशियल वैल्यू क्या है, फाइनल क्या है, कितना इंक्रीज हुआ, देख लो। 4 টাকা राखी या 5 টাকা पैसी, यही है ना कि 4 रखा तो 5 मिला, तो कितना ज्यादा मिला, 1 मिला। तो अगर मैं रेट पूछूं तो रेट क्या निकलेगा कि 1 ज्यादा मिला आउट ऑफ 4 इंटू 100। 1/4 का मीनिंग पता है आप सबको कितना होता है, 25%, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। यहाँ मैंने दिया नहीं था, फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए अब देखो, हाँ, अब अगर मैं, ये तो मैंने इस 1 ईयर का पार्ट देख लिया, यहां पे कितना साल है, 2 साल है। इसको मैं, क्योंकि यहाँ पे तो कटिंग वटिंग हो गया ना, फिर से और एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। हो गया, अच्छा। अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट, फिर से ऐसा ही है, इस पैसे को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, इस पैसे को क्या बोलेंगे, अमाउंट। तो अगर 1 साल में 1 साल का रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का 4:5 है, तो 2 साल का क्या होगा, 16:25। क्योंकि याद है आप लोगों को वर्टिकल मेथड हम लोग कैसे लिखते थे कि 1 साल में अगर रेशियो 4:5 है पहला साल, नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, 4:5 होगा, नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, 4:5 होगा, फिर मिला के ऐसा लिखते थे हम लोग, क्या होगा यहाँ पे 16:25, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने 1-2 क्वेश्चन किया था ना जहाँ पे स्क्वायर आया था, ठीक है, 40 आया था, आई गेस 7.5% था। क्वेश्चन देख लेना कॉपी में होगा, 7.5%। 3/40 आया था, तो 40 से 43, 40 से 43 ऐसा स्क्वायर किया था हमने। तो यानी इसका और इसका रेशियो कितना होगा, इसका स्क्वायर, सिंपल, क्योंकि 2 बार आएगा तो स्क्वायर होगा, 3 बार आता तो क्यूब होता। अब देखो अगर 25 रेशियो बराबर होता है 25,000, तो 25 के साथ है 25,000, तो 16 रेशियो बराबर क्या होगा, 16,000, ठीक है। तो कहाँ आप फिर वो सब फॉर्मूला वगैरह लगाते, ठीक है। इन सब क्वेश्चन में तो आप ढंग से फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो मतलब लगा लोगे ऐसा बात नहीं है, मतलब काफी हेडेक लेना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि आराम आराम से एकदम रेशियो से काटो, रेशियो से सॉल्व करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ऑल्दो आज के क्लास में हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चन जब करेंगे उसमें हम लोग फॉर्मूला वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में इतना ही था
कि 2 साल के बाद इतना है, 3 साल के बाद इतना है, इन दोनों का रेशियो निकालो और यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट चलते हैं। आज मैं ज्यादातर क्वेश्चन खुद ही डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे तो कम है, 10 ही क्वेश्चंस है, ठीक है, बट उसमें कंसेप्ट बहुत सारा डिस्कस करने का है। ओके देखो, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 26/25 of itself in 4 months at a certain rate of simple interest per annum. What is the per annum rate of interest? ठीक है, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख लेते ना कि ऐसा था क्वेश्चन कि আমি কিছু একটা টাকা রাখছি এটা 2 गुण হয়ে গেছে, আমি কিছু একটা টাকা রাখছি এটা 5 गुण হয়ে गया ऐसा, ठीक है, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। यहाँ पे बोला है कि मैंने कुछ एक पैसा रखा है बैंक में और वो कितना टाइम्स हो गया, 26/25 टाइम्स, ऐसा लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो वर्ड, टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब फ्रैक्शन से बचने के लिए व्हाट वी आर गोना डू, प्रिंसिपल और अमाउंट। बोला है कि ये जो अमाउंट है ये कितना है, 26/25 टाइम्स ऑफ क्या है, इटसेल्फ है। तो इटसेल्फ है तो मतलब क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि प्रिंसिपल को हम लोग 25 ले लेते हैं। इससे मजा क्या आएगा कि यहां पे जब मैं प्रिंसिपल बैठाऊंगा तो इस प्रिंसिपल को मैंने कितना लिया हुआ है, 25। तो देखो यहां पे कितना आ जाएगा, ये पे लिख देता हूं, कितना आ जाएगा 26, ठीक है। ये हमने क्यों किया, हम तो प्रिंसिपल को 10 भी ले सकते थे, 12 भी ले सकते थे, x भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं 25 बैठाता हूं तो नीचे वाले 25 के साथ कट जाएगा। तो 25 नहीं बैठा के आपको अगर 100 मान के चलना है, आप 100 भी मान सकते हो, 50 भी मान सकते हो, माने कोई टाइम 25 এর টেবিলের যে কোনো नंबर, सो दैट ये नीचे वाला 25 कट जाए। तो 25 कट गया, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 26। तो अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हमने बैंक में कितना रखा, 25 रुपए, बैंक ने मुझे घुमा के कितना दिया, 26 रुपए, तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, कौन बताएगा, 1 रुपए इंटरेस्ट मिला। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट देख लो कितना है, बेस होगा ये 25 रुपए के ऊपर 1 रुपए का इंटरेस्ट है। तो काटो कितना आ रहा है, अच्छा चलो 4% आया, कितना आया रेट, 4%। बट ये समझो ये जो 4% आया ना, ये पर 4 मंथ आया, यानी 4 महीने में, ये है आपका पर एनम, यानी कितना महीना, 12 महीना, ठीक है। अब मेरा आया है ये 4 महीने में, तो और 4 महीने में कितना होगा, फिर और 4 महीने में कितना होगा, तो ये 4% आया है 4 महीने में हो, 4% का रेट 4 महीने में मिलता है, फिर और 4 महीने में 8 महीने का होता तो 8% मिलता, ठीक है, और 4 महीने का होता तो और 4% यानी 12 महीने का होता, ठीक है। तो पर एनम 12 महीने में ओवरऑल कितना रेट है, 12%, ठीक है। तो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल है, आप इसको 25 लो, उसको 26 लो, सिंपल इंटरेस्ट 1 आएगा एंड देन डन, ठीक है। आया समझ में? चलो देखते हैं। A sum of money becomes 8 times of itself in 3 years at R% compound interest. What will be the percentage increase in the sum at compound interest rate of 0.3 R% in
2 years। तो बताओ कैसे करेंगे इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं। अगर मैं 1 रुपए रखा तो वो कितना बन गया, 8 रुपए बन गया। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, ये कितने साल का रेशियो है, 3 साल का। अगर ये 1 साल का होता तो हम लोग रेट निकाल पाते डायरेक्टली। मैंने आपको बोला ही है कि रेट आप कंपाउंड इंटरेस्ट में आप डायरेक्टली रेट तभी निकाल पाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली रेट तभी निकाल पाओगे जब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, 1 ईयर होगा। बट ये वाला क्या है, 3 इयर्स का है। अब उल्टा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। बहुत सही क्वेश्चन है ये। मैंने आप लोगों को जब बोला था कि अगर 1 साल में 4:5 है तो बताओ कि 2 साल में कितना होगा, आप लोगों ने क्या बोला था, 16:25। तो आपने क्या किया था, इसका स्क्वायर किया था। समझो, हाँ बहुत ध्यान से समझना। 1 साल में 4:5 है तो 2 साल में स्क्वायर कर रहे हो। अगर मैं पूछता कि 3 साल में, तो आप लोग क्या करते, क्यूब करते। तो स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग, स्क्वायर करना क्यूब करना, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि 49:64 यही है 2 साल का डेटा, तो बताओ कि 1 साल का डेटा कितना है, 7:8। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे, बताओ 49 से 7 कैसे आया, स्क्वायर रूट। तो यहां से यहां जाने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ता है, क्यूब करना पड़ता है, स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग करना पड़ता है। बट अगर मेरे पास आंसर हो, समझ में आ रहा है, मेरे पास ऑलरेडी आंसर है और मुझे वापस जाना है इन चीजों पे, तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा या क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे इससे इधर जाना है तो यहां पे तो यही है। आपको नहीं लग रहा है कि 3 साल का डेटा दिया हुआ है, तो 3 चीज मल्टीप्लाई करके ये आया होगा। ठीक है, 3 साल का डेटा, तो 1 ईयर का क्या होगा, कोई बता पाएगा, 1:2, क्योंकि इसको 3 बार लिखेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे, 111 222, तब आएगा 3 साल का डेटा। 111 1 हो जाएगा, 222 8 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, क्लियर है, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे रेट निकाल लो आप लोग। 1 रुपए रखा और 2 रुपए मिला, तो इंटरेस्ट है 1 रुपए। रेट कितना है देख लेते हैं, रेट कितना आ रहा है, 1 रुपए के ऊपर ये वाला एक, हाँ ये वाला प्रिंसिपल वाला 1 টাকার উপরে আরো 1 টাকা इंटरेस्ट, 1 रुपए के ऊपर 1 रुपए का इंटरेस्ट। तो कितना आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आ गया। यानी जो स्मॉल आर का वैल्यू है, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, 100%, वो तो हमने निकाल लिया। अब आपको पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.3R। तो 0.3R का वैल्यू क्या होगा, 0.3 इंटू 100, 30% होगा। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब आपको जैसा मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों के पास 3 मेथड है, क्योंकि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज, और सक्सेसिव परसेंटेज करने का हमारे पास 3-4 तरीका है। पहला पार्ट बाय पार्ट मेथड, तो आप 100 लेके शुरू हो जाओ, 100 से 30% बढ़ेगा 130 होगा, 130 से फिर 30% बढ़ेगा, ठीक है, जो भी होना है 169 जो भी है होगा। ये हो गया पार्ट बाय पार्ट मेथड। सेकंड क्या आता है, डायरेक्ट मेथड। तो अगेन आपका इनिशियल वैल्यू 100 है,
तो 30% यानी 30% का फ्रैक्शन क्या है भाई? 30% का फ्रैक्शन क्या है? 3/10। तो 10 पे 3 बढ़ेगा यानी 13/10 होगा, इंटू 13/10 होगा। तो देखो कितना आता है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। फिर आपके पास हो गया वर्टिकल मेथड, यानी 10 से 13, फिर 10 से 13, तो ओवरऑल कितना होगा 2 साल में? ठीक है, ये हो गया वर्टिकल मेथड। ठीक है, और एक जो मेथड है, मेथड नहीं, और एक जो फॉर्मूला है, वो कौन सा था फॉर्मूला? हाँ, इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला। नाउ हम लोग वो वाला यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से क्या होगा, मतलब तीनों मेथड ही यूज कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू तो बहुत ही एकदम चुन्नू सा वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए आप कोई भी मेथड यूज करो, हो जाएगा, उतने टाइम में आंसर निकलेगा। बट फिर भी जस्ट फॉर रिलेवेंस मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो एक इनिशियल वैल्यू मिलेगा, फाइनल वैल्यू मिलेगा, उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ऑल्दो देख के हो जाएगा क्योंकि 100 है। सेम सॉरी, पार्ट बाय पार्ट मेथड ये मैंने बोला। डायरेक्ट मेथड यूज करोगे 100 इंटू 13/10 इंटू 13/10, फिर से 169 आएगा, तो 69 का इंक्रीज है, वो भी देखने से हो जाएगा। वर्टिकल मेथड यूज करोगे, ऐसा लिखोगे 10 से 13, 10 से 13, 100 से 169, तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट इन सब में क्या है ना, जो परसेंटेज इंक्रीज है वो डायरेक्ट नहीं निकल रहा है। ये सारे के सारे मेथड मुझे इन ए सेंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक इनिशियल वैल्यू और एक फाइनल वैल्यू, जिससे माइनस करके आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में विजुअली देख के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 100 है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, बट जो इफेक्टिव परसेंटेज मेथड है, उससे फाइनल या इनिशियल नहीं निकलता है, उससे हमेशा परसेंटेज ही निकलता है कि कितना परसेंट चेंज आया है, इधर पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो इसलिए हम लोग वही वाला यूज करेंगे। तो देखते हैं, 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना परसेंट आ रहा है? अच्छा, 30% का सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल में कितना है? 60, क्योंकि तब हम लोग कहां रुक जाते हैं? यहां पे रुक जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता तो 30 प्लस 30, बस स्टॉप। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30/100। ठीक है, तो कितना आता है सिंपल इंटरेस्ट? 69। तो मैं जो भी पैसा रखूंगा, मुझे एक्स्ट्रा 69% क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। किस तरीके का इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इंक्रीज, मेरा पैसा इतना इंक्रीज हो जाएगा, यही बोला है। क्वेश्चन थोड़ा ना घुमा के बोला है। क्वेश्चन ऐसा नहीं बोला है कि फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 30%। तब तो मैं ये फॉर्मूला लगा था। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.3% पर एनम इन 2 years। बोला है कि आप जो पैसा रखोगे, सम यानी क्या होता है? प्रिंसिपल। आप जो पैसा रखोगे, वो पैसा कितना परसेंट बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा अगर इस स्कीम में रखोगे तो? जो जितना इंटरेस्ट है उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है प्रिंसिपल अमाउंट बनता है, प्रिंसिपल बाद में जाके क्या बन जाता है? कैसे बनता है? कौन हेल्प करता है इसके साथ? कौन आता है? इंटरेस्ट आता है, तभी जाके वो क्या बनता है? अमाउंट। तो प्रिंसिपल में मैंने जो इंक्रीज किया है, कितना इंक्रीज किया है? जो इंटरेस्ट है दैट इज द इंक्रीमेंट। ठीक है, तो कोई अगर कभी भी घुमा के ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द प्रिंसिपल, या आपका प्रिंसिपल कितना प्रतिशत से बढ़ चुका है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इतना इतना ये स्कीम में रखने के बाद, तो सिंपली आपसे वो पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है दैट इटसेल्फ इज द इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये 10 है और ये 13 है, तो इंक्रीज कितना हुआ है? 3। और जो ये 3 इंक्रीज हुआ है, इसका नाम क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के अलग लैंग्वेज में पूछ ही सकता है, आपको अपना बेसिक स्ट्रांग रखना है। ठीक है, चलो अब
एक बार पूरा देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 2 लाइन में हो सकता था, ठीक है। कैसे? यहाँ पे बोला है कि 8 टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है यानी 1 से 8 हो रहा है। कितने साल में? 3 साल में। तो अगर 3 साल में 1 से 8 हो रहा है, 3 साल है ना, मतलब ये ओवरऑल 3 साल का ही डेटा है। तो अभी तो क्यूब नहीं करोगे ना आप, हमको क्यूब कब करना है? जब डेटा 1 साल का है और 3 साल का निकालने दिया है। अब ये डेटा किसका है? 3 साल का है और मुझे 1 साल का निकालना है। तो अगर मैं क्यूब रूट करूं तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। तो यानी 1 से हो जाएगा 2, 1 से 2 हो रहा है यानी 100% है, 100% है यानी ये 30% है, ठीक है। 30% है यानी 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30/100, तो ये हो जाएगा 69। तो बस इतना इतना सा लिखना था। मतलब जब आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए, जब आप लोगों को समझ में आ जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सा लिखना है इस क्वेश्चन में, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं है। अब ये मैंने जितना सारा भी लिखा है, दिस इज फॉर द सेक ऑफ नोट्स। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at a certain rate for 2 years is 270 and the simple interest on the same sum is 240 at the same rate and for the same time find the sum, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ सम नहीं निकालेंगे, रेट भी निकालेंगे इसमें। अच्छा, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो 1 साल में कितना होगा? बट कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा कभी भी डिवाइड होता है? तो फिर बोला क्यों? 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट अगर 240 है तो 1 साल में कितना होगा? 120, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो पहला साल 120, दूसरा साल, अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल कितना कितना होगा? नहीं पता? कैसे? सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना है? 240। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना है? 270 है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक ही साल में सेम होता है, वो कौन सा साल है? फर्स्ट ईयर। बताया था ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अलग कैच है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेन खूबी है, वो स्पेशलिटी क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैरीज इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट ईयर का कोई प्रीवियस ईयर है क्या? नहीं है, तो कुछ कैरी भी नहीं करेगा। यानी फर्स्ट ईयर ही वो एक लौता ईयर है जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। बाकी साल में आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आगे निकल जाता है, ठीक है। तो यहां पे कितना होगा? 120 होगा। तो बाकी यहां पे कितना होगा बताओ? 150। वेरी गुड। ये वाला डेटा सबको समझ में आएगी नहीं? देख लो, ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है टोटल? 240, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है कि डायरेक्टली आप हाफ कर सकते हो, 1/3 कर सकते हो, 1/5 कर सकते हो, डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो। तो 2 साल में 240 है, तो 1 साल में कितना होगा? 120, 120 हो गया, खत्म है बात। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना है? 270। पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के साथ मैच करता है, हमेशा मैच करेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, हमेशा मैच करेगा। तो कितना हो जाएगा? 120। तो अगर पहले साल 120 है और ओवरऑल 270 के लिए दूसरे साल कितना होना पड़ेगा? 150। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, अब आप देख लो, ये देख लो कि सेकेंड ईयर में, ये सेकेंड वाला ईयर देख लो, सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? उतना ही इंटरेस्ट होगा आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। क्योंकि हम लोग तो यही बोलते हैं ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब है जो नॉर्मल इंटरेस्ट चल रहा है वो तो होगा ही,
साथ में और भी कुछ होगा, एक्स्ट्रा होगा। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट का स्पेशलिटी है। वो एक्स्ट्रा क्या होगा? वो होगा इंटरेस्ट अपॉन प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने ये वाला 120 ले लिया। एक्चुअली कंसेप्चुअली ये गलत है, मुझे लेना चाहिए था ये वाला 120 से। ठीक है, ऐसे 120 मुझे सामने दिखा तो मैंने ले लिया, बट फर्क नहीं पड़ता है, चलो इससे ही ले लो, कंसेप्ट को डिस्टर्ब नहीं करते कि ये पहला वाला 120 है तो दूसरा वाला 150 क्यों है? क्योंकि ये तो पहला वाला 120 है, ये दूसरा वाला भी 120 होगा, ये तीसरा वाला भी 120 होगा, पांचवा भी 120 होगा, बट ये पहला वाला 120 है तो ये 150 क्यों है भाई? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैरीज इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो कितना ज्यादा है ये? 30 ज्यादा है आउट ऑफ 120। तो रेट निकालो, 30 ज्यादा है आउट ऑफ 120, कितना आएगा भाई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 25% पर एनम, इस पूरे क्वेश्चन का रेट। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट जितना बढ़ेगा उसका रेट, पूरा क्वेश्चन ही तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होते लगभग ना, पूरे क्वेश्चन का है। अब तो बस हो गया, देख लो, मुझे सम निकालने बोला है। ठीक है, सम निकालने बोला है। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया देखो, 120 आया ना। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25%। तो फिर से इसको लिखते हैं, 25% मतलब होता है कितना? 1/4, माने 4 টাকার উপরে 1 টাকার इंटरेस्ट, 4 रुपए के ऊपर 1 रुपए का इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कितना है मेरा? 120 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? ठीक है, एक चॉकलेट का दाम 120 रुपए, तो 4 चॉकलेट का दाम 480। वन ट्वेंटी कैसे करते? हम्म बट इतना घूमने का जरूरत ही नहीं है ना। हाँ मतलब रैंडम कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए सही है। चलो नेक्स्ट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। उसके बाद जो 3 क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्वार्टरली हाफ ईयरली वाले पार्ट में चले जाएंगे। A sum of rupees 36,000 is invested at the rate of R% per annum compound interest for 3 years. If the interest received in the third year is 25% of the amount at the end of the third year, what is the value of R? यहाँ पे क्या बोला है देखो, a sum of rupees 36,000, इसको आपने इन्वेस्ट किया at the end of at the rate of R% compound interest for 3 years. If the interest received in the third year, if the interest received in the third year is 25% of the amount at the end of third year, मतलब देखो ये P है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे फिर से कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे फिर से कुछ वैल्यू आएगा, और ये 3 साल खत्म।
ठीक है, 3 साल खत्म, क्योंकि इसमें तो ऐसा ही होगा ना। या फिर देखो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा कंसेप्चुअली लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ऐसा होगा ना, क्योंकि ये है आपका प्रिंसिपल नंबर 1। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल चेंज होता रहता है ना। ये पहले वाले प्रिंसिपल से आपको पहला वाला अमाउंट मिला, ये जो पहला वाला अमाउंट है ये सेकेंड ईयर के लिए कैसा ट्रीट करेंगे इसको, प्रिंसिपल। और इस सेकंड वाले प्रिंसिपल से आपको सेकंड वाला अमाउंट मिला, और ये जो सेकंड वाला अमाउंट है ये थर्ड ईयर के लिए कैसा ट्रीट करेंगे इसको, प्रिंसिपल। और ये थर्ड वाले प्रिंसिपल से थर्ड वाला अमाउंट मिला, और इस थर्ड वाले अमाउंट को हम लोग फोर्थ ईयर के लिए क्या ट्रीट करेंगे, प्रिंसिपल। ऐसा ही चलता रहता है। ओके, अब यहाँ पे R% करके है जो भी है। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द थर्ड ईयर इज 25%, 25% यानी 1/4, 25% किसका, ऑफ यानी बेस, किस चीज का, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये बेस, ये 4, ये क्या होगा, द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो ये 4 होगा। समझ में आ रहा है। जो इंटरेस्ट है तीसरे साल का, 3 साल का नहीं, तीसरा साल यानी थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 25% है। किस चीज का 25%, एट एंड ऑफ थर्ड ईयर में जो अमाउंट मिलता है। तो एंड ऑफ थर्ड ईयर वाले अमाउंट को हमने 4 मान लिया, ठीक है, क्योंकि ऑफ के बाद जो भी रहता है वो बेस होता है हमेशा। तो यहाँ पे बेस क्या है, 4, ये 4 हो गया। और ये क्या है, ये है वो इंटरेस्ट, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये है 1, ठीक है। ये है 1, तो ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 3। अब आपको पता है कि ये जो है ये तो 1 साल ही है ना, ये तो 1 साल ही है, तो रेट बताओ कितना होगा, 1/3 कितना होता है भाई, 33.33%, ठीक है। क्वेश्चन बस देखने में टफ था, इफ यू हैव गॉट योर कंसेप्ट्स वेरी क्लियर बहुत सिंपली हो जाता है। तो थर्ड ईयर के बाद जो अमाउंट है, थर्ड ईयर के बाद जो अमाउंट है इसका 25% क्या है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। तो ये 4 बना, एक जोड़ के, एक जोड़ के 4 बना, यानी पहले 3 था, तो 3:4 का रेशियो है, तो यही आएगा, ठीक है। चलो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट थोड़ा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला से आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते, फॉर्मूला से क्वेश्चंस तो हो जाएगा, ठीक है, बट रेशियो से करोगे तो ज्यादा बेटर है। किसी किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला आप लगा सकते हो, जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो भी मैं रेशियो से आपको करवा सकता हूँ, बट अगेन मुझे लगता है कि वो ज्यादा कुछ हाईफाई हो जाएगा, ठीक है। वो आप फॉर्मूले से करो तो एकदम कट टू कट आपको पता रहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, यहाँ पे ये बिठाना है, यहाँ पे ये बिठाना है, थोड़ा मतलब मगब जैसा है, ठीक है। तो हो जाएगा, आप मतलब आपके लेवल ऑफ एग्जाम के लिए सही है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। तो फॉर्मूला है ना एक, कि अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1+R/100 टू द पावर T। ये पता है ना, ये फॉर्मूला है, पढ़ा है ये, नहीं पढ़ा है, ये तो स्कूल बुक में है, सेवा CBSE का क्लास 6-7 का बुक्स में रहता है ये, ठीक है। ये है अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, दिस इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। बट एक्चुअली ये कैसे आता है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं ₹P इन्वेस्ट करता हूं
और 10% के रेट पे कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 10% बढ़ेगा ना मेरा पैसा, परसेंटेज में बताओ कितना होगा? 11/10 होगा, यानी 110% होगा। थोड़ा इलेबोरेटली लिखते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू 110%। ये हुआ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब मेरे पास कितना पैसा है? इतना है। ये अमाउंट है ना, A1 है एक्चुअली, A1 मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे कंटिन्यू करना है। ये A1 है, ये बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। इस पे फिर से 10% बढ़ेगा तो कितना होगा? 110%। अब ये है A2, ये है A2 जो कि नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। फिर से इस पे 10% बढ़ेगा तो कितना आएगा? अब इसको अगर मैं ढंग से लिखूं, ठीक है, और थोड़ा आप इसको अगर खोलोगे ऐसा, ये ऐसे आएगा, क्योंकि R क्या था हम लोग का? 10 था, तो 10/100 कितना आता है? 1/10 ही आता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हमारे बचपन से, ये एक्चुअली सक्सेसिव परसेंटेज से ही आता है। ऑल्दो इसको डिराइव करने का तो अलग तरीका है, ठीक है, बट मैंने सक्सेसिव परसेंटेज से आपको बताया कि देन व्हाई टू राइट लाइक दिस, हम लोग ऐसा ही लिख सकते हैं इसको। हम लोग यही वाला चीज हमेशा करते आ रहे हैं। अच्छा, इसी को अब देखो, इस वाले पार्ट को अगर हम लोग वर्टिकल मेथड में लिखें तो हम लोग लिखेंगे 10 to 11, 10 to 11, 10 to 11। लिखने का स्टाइल चेंज हो गया, बट अगेन वही चीज है। ये मैंने डायरेक्ट मेथड यूज किया है, ये वर्टिकल मेथड है, ठीक है। अगर पार्ट बाय पार्ट से लिखना है तो ऐसा 100 से 110, फिर उससे और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करके कर सकते हो। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को बताने का एक सिंपल रीजन यही है कि अभी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसमें ये वाला फॉर्मूला हम लोग का यूज होगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो एक एक करके क्वेश्चन में जाते हैं। Okay, if the rate of interest is 10% per annum and is compounded half yearly, the principal of rupees 400 in 3/2 years will amount to कितना? अब समझो, फॉर्मूला तो हम लोग यही वाला यूज करेंगे भाई कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R बाई 100 डिवाइडेड बाई, सॉरी, टू द पावर T, यही है फॉर्मूला। अच्छा, बट यहां पे जो आप रेट यूज करोगे ना, ये थोड़ा अलग होगा। जो टाइम यूज करोगे ना, वो थोड़ा सा अलग होगा। अब समझो, हमको एक फैक्टर निकालना पड़ेगा पहले, हाँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में तो स्टूडेंट्स बता देते हैं, बट जब जैसे हाफ ईयरली बहुत सिंपल है, क्वार्टरली भी बहुत सिंपल है, इन सब का फॉर्मूला भी आपको बुक्स में डायरेक्टली मिल जाएगा। बट मैं एक क्वेश्चन लाया हूं जिसमें है 8 मंथली, हर 8 महीने बाद। अब उसका आपको बुक में भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा, वो फॉर्मूला आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी रेडी फॉर एनीथिंग, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला पहले बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला बनाने से पहले नॉर्मल डिस्कस करते हैं, फिर फॉर्मूला देखेंगे। 10% पर एनम करके है, यानी पूरा साल का इंटरेस्ट कितना मिलता है? 10%। बट कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा साल भर में चलेगा नहीं, मतलब चलेगा तो पूरा साल ही, बट ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरे साल बाद नहीं चलेगा। ये कितने में चलेगा?
हाफ ईयरली है, हर 6 महीने बाद चलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोसेस पता है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सॉरी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ता है, उसके बाद क्या होता है, वो अमाउंट बन जाता है। ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल जैसा ट्रीट करेंगे, उसमें फिर इंटरेस्ट जोड़ेंगे, वो नया अमाउंट बनेगा, वो फिर से नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग जनरली हैपेंस ईयर ऑन ईयर, कि बछरे एक बार ईयरली होता है। बट अगर वो लोग मेंशन कर दे हाफ ईयरली, तब तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अब हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में एक बार हो रहा है। तो ओवरऑल टाइम पीरियड कितना दिया है, देखो कुछ भी नहीं दिया है, नहीं दिया है, कितना 3/2 ईयर। अच्छा चलो पहले तो इसको डिसाइड करते हैं। ये 10 क्या हो जाएगा, ये क्या 10 ही रहेगा, नहीं क्या हो जाएगा, ये कैसे 20 होगा, 10 पर एनम है, यानी 12 महीने का हिसाब होगा तो 12 महीने का हिसाब होगा तो 10%, 6 महीने का हिसाब हो रहा है तो 5%। तो ये जो रेट हुआ ये बेसिकली हो गया डिवाइडेड बाय 2। इस नंबर पे ध्यान देना, ये बाद में काम में आएगा हमारा, ठीक है। अच्छा टाइम, क्योंकि 6 महीने में हो रहा है, हमारे पास टाइम कितना है 3/2 ईयर्स, मतलब पता है कितना है, 1.5 साल। 1.5 साल मतलब 18 मास, 12 মাসে এক বছর না, तो 6 मास 6 मास और 6 मास 1.5 साल 3/2 ईयर्स। तो ऐसे तो टाइम 1.5 साल ही रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट कंपाउंडिंग के प्रोसेस के सेंस में, कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस चलेगा उस प्रोसेस के हिसाब से टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। एक्चुअली 3 साल नहीं है, लेकिन তুমি যদি আজকে টাকা রাখো তো তুমি 1.5 বছর পরেই যাবে ব্যাংক থেকে টাকা উঠা নিতে। কথাটা বুঝ रहे हैं ना, যে अगर आप पैसा रखते हो तो आप 1.5 साल बाद ही जाओगे बैंक से पैसा उठाने। बट कंपाउंडिंग के प्रोसेस के हिसाब से कितनी बार कंपाउंडिंग का प्रोसेस होगा, 3 बार होगा। तो एक्चुअली जो ये फॉर्मूला है ना, जहां पे हम लोग टी लिखते हैं, ये एक्चुअली में टी नहीं है, मतलब टाइम ही है, बट थोड़ा सा डीप एनालिसिस करोगे तो ये एक्चुअली में टाइम नहीं है, ये कंपाउंडिंग का प्रोसेस कितनी बार होगा वो उसका हिसाब है। तो नॉर्मल कंडीशन में टाइम और वो हिसाब मैच कर जाते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में टाइम और वो कंपाउंडिंग का हिसाब मैच नहीं करते। तो मेनली आपको लेना क्या है, कंपाउंडिंग कितनी बार हो रहा है। तो अगर मेरे पास 1.5 साल है, समझो যদি আমার কাছে 18 মাস আছে আর 6 মাস পরে পরে যদি कंपाउंडिंग হয়, हर 6 महीने में कंपाउंडिंग हो रहा है, मेरे पास 18 महीने हैं, तो कितनी बार कंपाउंडिंग होगा, 3 बार होगा। अब ये 3 वैल्यू कैसे आ रहा है, देखो 3/2 था इंटू 2। तो अभी आप अपने दिमाग में एक सिंपल फॉर्मूला बना लो कि रेट हमेशा डिवाइड होगा और टाइम हमेशा मल्टीप्लाई होगा। किससे डिवाइड होगा किससे मल्टीप्लाई होगा, ये हर क्वेश्चन में चेंज होने वाला है। और ये 2 कैसे निकाला वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो अब निकाल लेते हैं इसका आंसर। 400 प्लीज, 400, देन आर कितना आएगा 5, टी कितना आएगा, टी मतलब एग्जैक्ट तो T3 नहीं है, दूसरा कोई प्रोसेस है। ट्वेंटी 21/20 ऐड करना पता है ना, ये नीचे 20 होगा, 20 इंटू 1 21 प्लस 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21। फोर से काटेंगे तो 20 आएगा, 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 10 आएगा, और 2 से काटोगे तो आएगा 46, 30.5। तो 10 और एक डिवाइड होगा तो आ जाएगा 463.05, ठीक है। तो ये निकल गया मेरा अमाउंट। अब अगर कोई बोलता कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो मैंने 400 रुपए रखा था, मुझे मिल रहा है 463.05, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 63.05। अच्छा ये तो बात हो गया, ये सब तो कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आज के क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क भी दे दूंगा मैं,
बस कैलकुलेशन के लिए, बाकी मैं सब कुछ लिख दूंगा। अब बात है कि ये 2 कहां से आ रहा है। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो समझ में ही आ रहा है, हाफ ईयरली है तो 2 ही होगा ना, आधा हो रहा है, ठीक है, बट फिर भी ये 2 कहां से आ रहा है, कैसे लिखते हैं, ये जानना जरूरी है फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि क्वार्टरली में आप फिर बोल दोगे 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ऐसा करके कुछ ना कुछ बोल दोगे, ठीक है। चलो एक चीज देखो, पूरा साल कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है, और हम उसमें से 12 में से हम लोग कितना ले रहे हैं, 6 महीना। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन पार्ट, ये नीचे 2 आ रहा है। नाउ दिस इज द 2 जिससे हम लोग रेट को क्या करेंगे, डिवाइड, और टाइम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये चीज याद रखना, ठीक है। मैं इन सब चीजों पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको रेशियो से नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं रेशियो से पढ़ा था तो बहुत आसान रहता, बट मुझे लग रहा है इस तरीके का क्वेश्चन रेशियो से थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। राइट, रेट कैसे समझा डिवाइडेड बाय 2, बताओ। हाँ हाँ, तो उसी हिसाब से टाइम देख लो कि टोटल टाइम कितना है मेरे पास, टोटल कितना है टाइम, 3/2 ईयर्स। 3/2 ईयर्स मतलब कितना महीना होता है, हाँ बताओ, 3/2 ईयर्स मतलब 1.5 साल, मतलब कितना महीना होता है। ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है क्या, एक साल में कितना महीना नहीं पता, कितना है बताओ, 12। तो और बाकी आधा साल में कितना, 18 मंथ्स हो गया ना। और कंपाउंडिंग कैसे चल रहा है, 6 मंथ्स कर करके चल रहा है, 6 मंथ्स, फिर से 6 मंथ्स, फिर से 6 मंथ्स। तो कितनी बार हुआ ये प्रोसेस, 3 बार हुआ ना, तो टाइम, इसीलिए, ठीक है। तो ये वाला जो 2 है, ठीक है, ये वाले 2 से आपको रेट को क्या करना है, डिवाइड करना है, और इसी वाले 2 से आपको क्या करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब कंपाउंडिंग का प्रोसेस का टाइम आधा हो गया है, यानी मेरे पास जो टाइम था वो डबल हो गया होगा, सिंपल सा बात है। समझ में आ रहा है कि मैंने तुमको दिया 2 साल का टाइम, ठीक है, अब किसी भी रीजन से वो 2 साल का टाइम, मतलब हर 1 साल का टाइम डबल हो गया, तो 2 साल कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसके लिए एक और चीज मस्ट है, ये 1, ऊपर ये 1 होना ही पड़ेगा, ऊपर 1 नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। चलो बिफोर डूइंग दिस ये वाला देखते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, कैलकुलेशन आप लोग घर पे करोगे, मैं लिख के बता दूंगा आपको सब। ठीक है, चलो 20% है, तो अच्छा 20% तो बहुत बात का बात है। यहाँ पे क्या है, क्वार्टरली है ना, हाँ। अब बताओ क्वार्टरली का मतलब क्या है, एक क्वार्टर, क्वार्टर तो समझते होगे तुम, झूठ मत बोलो, चलो अच्छा, क्वार्टर मतलब, एक क्वार्टर मतलब कितना महीना, 4 महीना, 3 महीना, एक क्वार्टर मतलब 1/4, बट महीना तो 3 ही होगा ना भाई, 1/4 इसको बोलते हैं एक क्वार्टर। किस चीज का 1/4, 12 महीने का 1/4, तो कितना आएगा, 3 महीने आएगा। 1/4 मतलब समझ में आ रहा है ना, ये एक सर्कल है। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पे कितना पोर्शन शेडेड है, तो क्या बताओगे परसेंटेज में, कितना बताओगे, हाफ, हाफ पार्ट शेडेड है और हाफ अनशेडेड है।
फिर अगर मैं पूछूं कि अभी बताओ अभी कितना शेडेड है, कितना 1/4, 4 भाग 1 भाग 25%, तो यही तो होता है 1/4। ठीक है, तो 1/4 मतलब 4 महीना नहीं होता है, 1/4 है जो कि 3 महीना होता है। ठीक है, तो एनीवे लिखते हैं हम लोग 12 महीने में से कितना महीना, 3 महीना। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1/4। नाउ दिस 4 इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। ऊपर 1 आ गया, ऊपर तो 1 मस्ट है। ठीक है, ऊपर 1 मस्ट है। अच्छा चलो, रेट, इस 4 को क्या करना है, रेट क्या होगा, रेट क्या होता है डिवाइड, तो 20/4 कितना आ जाएगा 5%। लिख देता हूं मैं यहां पे, और टाइम कितना है 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर ना, ऐसा लेते हैं क्योंकि ईयर में ही लेना है ना, और टाइम क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा 2। ठीक है, बट ना मैं हमेशा बोल रहा हूं कि टाइम 2 इयर्स बोलना छोड़ो, क्योंकि ये एक्चुअली टाइम का वैल्यू नहीं आता है ना हमें कभी भी। ये किस चीज का वैल्यू आता है, ये कंपाउंडिंग का प्रोसेस कितना लंबा चलेगा वो वाला वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो आई मीन कितना बार चलेगा उसका, तो 2 बार चलेगा कंपाउंडिंग का प्रोसेस। तो बस बैठा दो यहाँ पे, P कितना होगा 8100, 1 प्लस आर, आर कितना है 5%, ऊपर कितना आएगा 2, अमाउंट निकाल दो। बट अमाउंट निकालने के बाद आपको ये भी करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट नहीं निकालने बोला है हमको, क्या निकालने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल माइनस कर देना आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट विल बी योर होमवर्क। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला नंबर चाहिए भाई हमको, ये वाला नंबर मिल गया तो रेट होगा डिवाइड और टाइम होगा मल्टीप्लाई। अब आता है ये क्वेश्चन, अब इसमें आप लोग मुझे रेट और टाइम निकाल के बताओ, बाकी फॉर्मूला तो और है ही, फॉर्मूला अपने जगह पे रहेगा। रेट और टाइम निकाल के बताओ। रेट और टाइम निकालने के लिए पहले वो नंबर निकालना पड़ेगा आपको। बताओ वो नंबर बताओ जल्दी, कितना आ रहा है 3/2। देख लो 12 महीने हैं और उसमें से कंपाउंडिंग का प्रोसेस हर 8 महीने में चलेगा, एवरी 8 मंथ लिखा हुआ है, एवरी 8 मंथ। तो यहां पे क्या आता है 2/3। बट अब मत बोलना कि सर ये 3 ले लेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने पहले भी बोल के रखा है आपको, ऊपर क्या होना चाहिए 1 होना ही चाहिए। तो ऊपर अगर आपको 1 चाहिए तो इसको आप ऐसे लिख दो, हो गया ना। ये 2 पलटी मार के कहां जाएगा, वैसे भी ऊपर ही जाएगा, तो बस हो गया। किसी को नहीं समझ में आया तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऊपर 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया। ऊपर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3/2। तो व्हाट इज द नंबर दैट वी आर गेटिंग 3/2। मैं ये सारा चीज थोड़ा सा मैकेनिकली पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत लोग नहीं समझ पाओगे। ठीक है, रेशियो वगैरह से कर देता बहुत इजी रहता, बट फिर भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। चलो, रेट क्या है 30। रेट क्या होता है हमेशा डिवाइड, किससे डिवाइड होगा 3/2 से। टाइम क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 इयर्स का है, ओ अच्छा हाँ 2 इयर्स दिया हुआ है। 2 इयर्स इंटू क्या होगा 3/2 होगा। ठीक है, दरवाजा बंद करो, 3 10। ठीक है,
3 से काटेंगे तो कितना आएगा 10 और 2 इंटू होगा तो कितना आएगा 20। तो ये रेट कितना आ गया 20। ये रेट जाके आप लोग यहाँ पे आराम से बैठा देंगे। टाइम कितना आ गया, ये 3 जाके यहाँ पे आराम से बैठा देना, अमाउंट निकल जाएगा। व्हाट वाज द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, तो ऐसा देखो बहुत तरीके का रेशियो या बहुत तरीके का पार्ट कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो कि 2 साल है तो 2 साल है तो कितना, ऐसा भी कर सकते हो ना, 2 साल है तो कितना महीना है, बताओ बताओ 2 साल में कितना महीना होता है 24 महीना, तो 8 महीना 8 महीना 8 महीना हो गया 24 महीना। तो कितनी बार प्रोसेस चलेगा 3 बार। आपको ये सब कैलकुलेशन ये सब चीज निकालने का जरूरत ही नहीं है, आप सीधा यहाँ पे 3 लिखो। ठीक है, रेट देख लो, हाँ रेट में आपको थोड़ा बहुत चाहिए होगा कि रेट में भी आप ऐसा देख सकते हो कि 30% पर एनम है, पर एनम है, तो 2 साल में रेट कितना होगा, कितना होगा बताओ। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, आप डायरेक्टली ऐसा 2 साल में ले नहीं पाओगे। अच्छा, तो उसके लिए फिर आपको ये 2/3 करना पड़ेगा कि ये 2/3 हो रहा है, उस हिसाब से रेट, तो रेट का वैल्यू भी 2/3 होना चाहिए। 30% नहीं रहेगा, वो अपना 2/3 वैल्यू में आ जाएगा, यानी 20% में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन डू इट, ठीक है, विदाउट इवन राइटिंग दिस। बट अगेन वो थोड़ा सा मैकेनिकली है कि हाँ इसके बाद ये करेंगे इसके बाद ये करेंगे, तो एग्जाम में एक प्रोसेस बना रहेगा। ठीक है, अदरवाइज तो रेशियो वगैरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसका भी कैलकुलेशन आप लोग प्लीज होमवर्क कर लीजिएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन होगा इसका। ठीक है, और भी छोटे छोटे इधर उधर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के, तो इवन सारे चैप्टर्स में होते हैं। तो बिफोर लाइक कंप्लीटिंग योर सिलेबस, तो हम लोग ऐसा एक एक सेशन कर लेंगे, थोड़ा लंबा सेशन, जहां पे हम लोग मिक्स्ड ऐसा 30-40 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का तो ऐसे कोई अंत नहीं है, बट फिर भी ऑल्दो हम लोग थोड़ा सा अपर लेवल का ही पढ़ाई कर रहे हैं, बट फिर भी ये तो देखना ही पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज का क्लास यहीं पे, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके देन।